नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, कहानी का सार जानना बहुत अच्छी बात है, पर कई बार किताब की पंक्तियों का सही अर्थ और पात्रों के भाव समझ नहीं आते, तो उसे भी समझना बहुत आवश्यक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पाठ को पंक्ति दर पंक्ति सरल भाषा में समझाऊंगी, ताकि आप कहानी को अच्छी तरह समझ सकेंगे और पंक्ति में उपयोग किए गए शब्दों का अर्थ भी समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का कहानी है क्लास 9वीं का पहली अध्याय, दो बैलों की कथा, जो हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ऐसा है ना, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम आम तौर पे भी जब किसी से बातचीत करते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, तो उसे मूर्ख कहने के लिए या फिर सीधा भोला इंसान को भी हम कभी कभी गधा से ही संबोधित करते हैं। ठीक है, जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ मतलब बहुत अधिक या हद से ज़्यादा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, कहना चाहते हैं, मतलब बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है? लेखक कहते हैं कि गधा सचमुच में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है। अर्थात वह बेवकूफ़ तो नहीं लगता। शायद उसके सीधेपन ने उसे निरापद से अर्थ है सुरक्षित, सहिष्णुता से अर्थ है सहनशीलता, मतलब वह बहुत सहनशील वाला जानवर है, सीधा है और सुरक्षित, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, उसे यह पदवी दे दी है, मतलब उसे यह उपाधि दी गई है या फिर पद दी गई है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, मतलब इसे निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। गायें सींग मारती हैं, मतलब लेखक कह रहे हैं कि उसकी निरापद असहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। इसका निश्चित नहीं किया जा सकता, इसको निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। ब्याई हुई गाय से तात्पर्य है जो फिलहाल ही नई नई बछड़े को जन्म दी हो। ठीक है, अनायास, अचानक, अपने आप। अगर गाय अपने बच्चे के साथ हो तो उसके पास आप जा भी नहीं सकते हो, जाने से पहले ही अपना सिंग हिलाने डुलाने लगती है, अपना सिर और पैर मारने लगती है। ठीक है, तो सिंहनी का रूप धारण कर लेती है, वो शेरनी बन जाती है अपने बछड़े को बचाने के लिए। ठीक है, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उससे भी क्रोध आ ही जाता है। लेखक कहते हैं कि कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, उससे भी कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन उससे भी कभी कभी क्रोध आ जाता है, वो अनजान पे भौंक देता है। ठीक है, मतलब लेखक कह रहे हैं कि कुत्ता भी गरीब है, उसका आगे पीछे वो कोई नहीं है, वो रास्ते में सड़क में रहता है, लेकिन वो भी गुस्सा करता है। गाय भी, जिसे हम माता कहते हैं, जो सीधी सादी होती है, जिसे हम माँ का दर्जा देते हैं, वो भी कभी कभी सिंहनी का रूप धारण कर लेती है, लेकिन ये गधा उसे कभी नहीं देखा। आगे कहते हैं कि कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उससे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास
सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। लेखक कहते हैं कि गधा इतना सरल है, इतना सीधा है कि उसे क्रोध देखते ना क्रोध करते ना सुना है ना देखा है। उसे जितना चाहे मार लो, खराब सड़ी घास भी खाने के लिए दे दो, उसके चेहरे में कभी भी शिकायत, असंतोष कभी नहीं होता। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो। बैसाख से अर्थ है मार्च अप्रैल का महीना, जब हम वसंत ऋतु कहते हैं, ठीक है। कुलेल कर लेता हो, कुलेल से तात्पर्य है खुशी से खेलना कूदना, ठीक है। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। मतलब उसके चेहरे में एक उदासी, मुरझाना, मतलब मुरझाया हुआ चेहरा उसका हमेशा रहता है। विषाद अस्थायी रूप से रहता है, उसका उदास चेहरा हमेशा रहता है, ठीक है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। मतलब उसे न सुख का भाव पता चलता है, न दुख का भाव, हानि लाभ कुछ नहीं, ठीक है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। ऋषि मुनियों को हम महान मानते हैं। वे संसार के मोह माया, सुख दुख लाभ हानि, जो भी लोभ होता है उनसे बहुत दूर होते हैं। वे अपने आप को संतुलित रखते हैं, ठीक है। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि उनकी ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। इतने अच्छे अच्छे गुण होने के बावजूद भी उसे बेवकूफ़ कहा जाता है। तो लेखक कहते हैं कि उसके सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। लेखक कहते हैं कदाचित शायद सीधापन संसार के लिए नहीं है, ठीक है। देखिए ना, आगे वो कहते हैं, देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। हम भारतवासियों को लेकर लेखक कहते हैं कि उन्हें अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता है। वे बेचारे शराब नहीं पीते, कुछ समय के लिए पैसे बचा के रखते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, मन लगाकर काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा में भी नहीं जाते, ना घुसते हैं, ना खुद करते हैं। दूसरों की दुखी कर देने वाले बातें, कड़वी बातें सुनकर भी वो चुप रह जाते हैं, गम खा जाते, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। लेखक कहते हैं कि अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो अच्छे या फिर सभ्य, जो अच्छे दर्जे के लोग होते हैं, वे कहलाने लगते। यहाँ तक आप सभी ने समझा। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेखक कहते हैं कि जापान का एक ही विजय उसे संसार में सबसे ऊंचा गण्य जातियों में अच्छे लोगों में शामिल कर दिया, ठीक है। आगे कहते हैं लेखक, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। क्या कह रहे हैं लेखक कि गधा तो गधा है ही, लेकिन
उसकी तरह उसका एक छोटा भाई और है, वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताव, यहाँ पे बैल को बछिया के ताव कहा गया है, ठीक है। बछिया के ताव का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि जब हम किसी को, मैंने बताया इससे पहले कि जब हम किसी को मूर्ख बोलते हैं तो उसे गधा कहते हैं, लेकिन कभी कभी हम बैल बुद्धि कहते हैं ना किसी को, गधा कहने मतलब मूर्ख कहने के लिए, या फिर कम बुद्धि वाला कहने के लिए बैल बुद्धि कह देते हैं, ठीक है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, कुछ लोग बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, किसको? बैल को। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, हाँ, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। ये सही बात है। जब हम बैल को खेतों में जोतने के लिए प्रयोग करते हैं तो वो कभी कभी बहुत अड़ियल हो जाता है। सामान्य तौर पे भी जब हम, अगर आप कभी गांव में हो या फिर गांव में रहते हो, कभी गांव गए हो, तो बैल कभी आपने देखा होगा कि वो भी कभी सामने अपने आने नहीं देता है, ठीक है। वो पहले ही अपना सिर हिलाने लगता है और डराने लगता है। और आगे लेखक कहते हैं, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। बैल गधे की तरह नहीं है कि जो भी खाने के लिए दो, जो भी उसके साथ व्यवहार करो, वो कभी शिकायत नहीं करेगा, लेकिन बैल ऐसा नहीं है। इससे अगर किसी बात से असंतोष होता है तो वो प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से थोड़ा नीचा है। मतलब लेखक कहते हैं कि बैल गधे के जितना तो मूर्ख नहीं है, वो बेवकूफ़ नहीं है, वह उसका स्थान गधे से थोड़ा नीचा है, ठीक है। अब आगे दो बैलों की कथा के अनुसार लेखक कहानी बताते हैं। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति से अर्थ है एक प्रजाति बैलों का जो बैलों में सुंदर, काम में चौकस और दिल में ऊंचे होते हैं, जो सबसे सुंदर प्रजाति होते हैं, ठीक है। काम में चौकस अर्थ है कि वो बहुत बढ़िया काम करते हैं, और दिल में ऊंचे से अर्थ है कि उनका शरीर सुंदर, लंबा चौड़ा, एकदम बड़ा होता है, ठीक है। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। वे बहुत दिन से एक साथ रह रहे थे, तो दोनों में भाईचारा का संबंध हो गया था, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ भाईचारा के साथ रहते थे। यहाँ तक आपने समझा कि झूरी काछी के दो बैल हैं जिनका नाम हीरा और मोती है। दोनों पछाई जाति के हैं, देखने में सुंदर, चौकस और दिल में ऊंचे हैं। वे बहुत दिनों से साथ रहते हैं, तो उनमें भाईचारा हो गया है। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। वे एक दूसरे के आमने सामने बैठ के एक दूसरे से मुख भाषा में, मतलब इशारे में, जैसे कि वे अपने भाव को समझते हैं, जैसे जानवर एक दूसरे से बात करते हैं, अपना विचार विनिमय से अर्थ है कि अपने भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। लेखक कहते हैं कि वो एक दूसरे की बात समझ जाते थे। वो कैसे समझते थे हम नहीं कह सकते हैं, उनमें ज़रूर कोई गुप्त शक्ति थी, और ऐसा तो संभव है क्योंकि वे साथ रहते। हमने पशु पक्षियों को बहुतों को देखा है, वे अपने अपने हिसाब से अपने बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो उनमें ज़रूर कोई कुछ तो, जैसे हम मनुष्य को दिया गया है सोचने समझने की शक्ति, उनमें भगवान कुछ ना कुछ तो दिया है, ठीक है। तो आगे वो कहते हैं कि मनुष्य मतलब जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मतलब मनुष्य नहीं समझ पाता कि उनमें से कौन सी शक्ति है जो वे एक दूसरे से विचार विनिमय कर लेते हैं बिना बात किए, ठीक है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कैसे?
हम जब किसी से अपना प्रेम प्रकट करते हैं तो बात करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और सामान्य तौर पे बोलकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, विनोद, प्यार और प्रेम के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धौल धप्पा होने लगता है। आत्मीयता, प्रेम, अपनापन के भाव से, ठीक है। दोस्तों में एकदम घनिष्ठ, बहुत गहरा, धौल धप्पा, अर्थात जो अब हम दोस्तों से मिलते हैं तो धमा चौकड़ी करते, मस्ती मचाते हैं, वैसे ये होने लगते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। अगर दोस्तों में घनिष्ठता, धौल धप्पा ना हो तो फुसफुसी और हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, है ना। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। देख रहे हैं आप इनकी दोस्ती। जब इनसे हल या गाड़ी में काम करवाया जाता था तो ये अपने दोस्ती निभाने के लिए अपने दोस्त को ज़्यादा बोझ नहीं देना चाहते थे। हर एक मतलब हीरा चाहता था कि मोती पे बोझ न पड़े, मोती चाहता था कि हीरा पे बोझ न पड़े। एक दूसरे का बोझ ये अपने पे लेना चाहते थे, ठीक है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। मतलब दिन भर बंधे होने के बाद संध्या में दोनों को खोल दिया जाता था, ठीक है। तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खल्ली भूसा पड़ जाने के बाद, नांद से अर्थ है जो गांव में पत्थर को काट के उसका एक ढांचा बनाया जाता है उनको चारा देने के लिए, जिसमें पानी, भूसा, खल्ली, चोकर डाला जाता है, ठीक है। जो पत्थर का होता है, चौड़ा सा, और बीच में गड्ढा होता है, जिसे हम बैलों या गायों का बर्तन कह सकते हैं, खाना खाने का बर्तन, ठीक है, जिसको नांद कहते हैं। नांद में खल्ली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। देखो इनकी मस्ती, इनमें इतनी गहरी मित्रता थी, इतनी गहरी दोस्ती थी, भाईचारा था कि अगर एक भूसा ना खाता, मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, ठीक है। संयोग की बात, अब कहानी आगे बढ़ती है और आगे लेखक कहते हैं कि संयोग की बात, झुरू ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। संयोग अर्थात अचानक से हुआ, इत्तेफाक से हुआ, ठीक है। झुरी ने, जो हीरा और मोती का मालिक है, ठीक है, गोई का तात्पर्य है जब हीरा और मोती का जोड़ी को हम गोई कहेंगे, ठीक है। तो गोई को ससुराल भेज दिया, ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया, ठीक है। तो झूरी ने अपने दोनों बैलों को, हीरा और मोती को, अपने ससुराल भेज दिया और उनको ले जाने के लिए कौन आया, झूरी का साला, जिसका नाम है गया, ठीक है। तो उन्हें ले जाने में उसके दांतों में पसीना आ गया। दांतों पसीना आना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत परेशानी हुई, बहुत कठिनाई हुई, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर लगाते। मतलब वे अपने मालिक से बहुत प्रेम करते थे, वे जाना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। तो अगर उन्हें दायां हाँकता तो बायां भागते, बायां हाँकता तो दायां भागते। पगहिया से अर्थ है उनके गला में बांधा हुआ एक डोरी, रस्सी, जिससे उन्हें खूंटे में बांधा जाता है, ठीक है। पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे अपने आप को खींचते।
मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारने लगते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वही सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? झूरी और झूरी से हीरा और मोती शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने झूरी के सेवा में कुछ भी कसर नहीं छोड़ा था। उनकी वो दोनों उसकी चाकरी करने के लिए मर मिटने को तैयार थे, उसकी सेवा करने के लिए। वे कहते हैं कि झूरी जो भी खिलाता था वे सिर झुकाकर खा लिया करते थे। ठीक है, इतना तक समझ में आया कि वे पूछना, अगर कहते हैं कि अगर उनके पास वाणी होती, भगवान ने उन्हें वाणी दी होती, तो वे कहते ऐसा कि उन्होंने झूरी की सेवा में कोई कमी नहीं रखी, फिर भी वो उन्हें क्यों भेज रहा है अपने साले के साथ। ठीक है, आगे। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। वे शाम होते होते गया के घर यानी कि झूरी के ससुराल पहुंच चुके थे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। वे गुस्सा थे झूरी से। ठीक है, वहां पहुंचने के बाद, भूखे होने के बाद बावजूद भी वे खाना जो भी उन्हें दिया गया था वो नहीं खा रहे थे। दिल भारी हो रहा था, उनके दिल में दुख था, सवाल था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। एक नया घर, नया गांव, नया आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। ऐसा हमारे साथ भी होता है ना, जब हम अपना घर बदल के कहीं और जाते हैं, या फिर हम अगर बाय चांस कभी मेहमान भी जाते हैं तो थोड़ा हमें वहाँ का वातावरण में ढलने में समय लगता है। ठीक है, तो उसी प्रकार इनके साथ भी हो रहा है। एक तो इन्हें पता नहीं है कि उन्हें क्यों भेज दिया गया है, ऊपर से उन्हें नया घर, नया गांव, नया आदमी सब पसंद नहीं आ रहे, सब पराये बेगानों से लगते हैं। आगे, दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी कि जब गांव में सब सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्हें वहाँ मन नहीं लगा, ना वो खाए ना पिए, कुछ नहीं, बस वे दोनों मुख भाषा में सलाह किए और एक दूसरे को कनखियों से देखकर जब गांव में सब सो गए तब पगे को तुड़ा डाले और घर से भाग गए और अपने घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। दूनी शक्ति अर्थात दोगुनी। इन्हें गुस्सा था छुरी से, इन्होंने खाया नहीं था, इन्हें पसंद नहीं आ रहा था वो जगह, तो वहां से भागना चाहते थे। उन्होंने दोगुना शक्ति लगाया। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। उन्होंने इतना जोर लगाया कि एक ही झटके में रस्सी तोड़ दिया। झूरी प्रातः काल सोकर उठा। वे रात भर भाग के झूरी के घर पहुंच गए थे। ठीक है, जब झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। ठीक है, गराव एक तरह का रस्सेदार बैलों को बांधने वाला रस्सी होता है। रस्सी मतलब फूलदार रस्सी होता है। ठीक है, गराव। जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको पाठ के अंतिम में बहुत सारे शब्दों का शब्दार्थ या फिर अर्थ लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। विद्रोहमय से तात्पर्य है कि उनके आंखों में सवाल भी है, प्रेम भी है और स्नेह भी झलक रहा है। ठीक है, वे झूरी से नाराज भी हैं, लेकिन उनसे वो दोनों प्रेम भी करते हैं, तो विद्रोह में। ठीक है,
झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। वो खुश हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। तो झूरी भी उन्हें देखकर खुश हो गया। यहाँ कहानी में विस्तार से बताया नहीं गया है, लेकिन विस्तार से इन मतलब है कि ये नहीं बताया गया है कि झूरी उन्हें भेज देता है अपने ससुराल, लेकिन उसके पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है। ठीक है, उसकी पत्नी चाहती कि वो उसके मायके में रहें। ठीक है, तो इसीलिए जब वो वापस आते हैं तो झूरी उन्हें देखकर खुश होता है। ठीक है, तो आगे हम समझेंगे कि वे बहुत एक दूसरे से प्रेम मिलाप और स्नेह करते हैं। उनके आने के बाद, हीरा और मोती के आने के बाद झूरी से वे अपना मनोहर दृश्य बनता है। वे एक दूसरे को प्रेमलिंगन और चुंबन करके अपना प्रेम भाव प्रकट करते हैं। ठीक है, घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। उनके वापस आ जाने पर सभी गांव के बच्चे खुश हुए, तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत किया। ऐसा इतिहास में कभी घटना हुआ नहीं था। बाल सभा ने मतलब जो बच्चों का जमावड़ा होता है, झुंड होता है, उन दोनों को पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहा और वापस आने की खुशी में उन्हें रोटियां, गुड़ और चोकर खिलाया गया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए, वाह। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। उनके वापस जाने पर बालकों के बीच बातचीत हो रही है कि ऐसे बैल तो किसी के पास नहीं होंगे जो कहीं और जाने पे भाग के अपने मालिक के पास आ जाएं। फिर दूसरा बच्चा कहता है कि इतनी दूर से दोनों अकेले आ गए। तीसरा बच्चा बोलता है, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं, अर्थात पिछले जन्म के आदमी। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। जब एक बालक ने कहा वे उस जन्म के आदमी हैं, तो इसका विरोध किसी ने नहीं किया। प्रतिवाद से तात्पर्य है विरोध। ठीक है, करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी से तात्पर्य उसको गुस्सा आया, उसको जलन हो गया। ठीक है, बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। वो गुस्सा से कहती है कि ये कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम ना किया। वे वहाँ उसको लग रहा है कि खाए पिए और भाग के आ गए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। आक्षेप से तात्पर्य है टिप्पणी या फिर आलोचना। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? अपनी बीबी के द्वारा कहे जाने पर कि ये कैसे नमक हराम है, वहां से भाग आए। तब झूरी कहता है कि नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा। वो कहता है कि इन्हें शायद खाने के लिए ना दिया गया हो, इसीलिए ये भाग आए, क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला कर रखते हैं ना। वह अपने पति को जवाब देती है और कहती है कि बस एक तुम ही हो जो अपने बैलों से प्यार करते हो, और तुम ही बस इन्हें अच्छा भूसा, चारा और घास देते हो, बाकी लोग तो बस पानी पिला के रखते हैं ना। ऐसे बोलती है। फिर आगे झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? वह कहता है, अगर इन्हें खाने को दिया जाता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ गई, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। झूरी की पत्नी कहती है, इसलिए भागे
कि वे लोग अर्थात उसके घर वाले, उसके भाई जो गया था, उनके बारे में कहते हुए कहती है कि तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। वो उनके वापस आ जाने से गुस्सा हो जाती है और उन्हें खली चोकर देने से मना कर देती है और उन्हें सूखे भूसे देने का बात कहती है, और साथ में यह भी कहती है कि चाहे खाएं या मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। मजदूर था जो झूरी के घर में काम करता था, ठीक है। ताकीद दे गई। ताकीद से तात्पर्य है सख्त चेतावनी या फिर हिदायत या निर्देश दिया गया कि उन्हें सिर्फ सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खल्ली क्यों नहीं डाल देता वे? मजूर ने कहा, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुरा तो फिर से झूरी कहता है, चुरा कर डाला। तो मजूर कहता है, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो जब झूरी की पत्नी द्वारा उन्हें खल्ली और चोकर खिलाने से मना कर दिया जाता है, तो उन्हें सूखा भूसा दिया जाता है, ठीक है। तो वे नहीं खाते हैं, फीका फीका लगता है उन्हें। तो झूरी कहता है अपनी काम वाले से, मजदूर से, कि थोड़ी सी खल्ली क्यों नहीं दे देता। तो वो कहता है कि मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। तो झूरी कहता है कि चुरा कर दे दे। तो फिर मजदूर कहता है कि ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। अर्थात पीछे की सी कहो, उन्हीं की पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे से तात्पर्य है आप भी उन्हीं जैसा बात कहोगे। जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने ये उन्हें खिला दिया है खल्ली और चोकर, और जब वो मुझे डांटेंगी और मना करेंगी, पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया, और मैं जब बोलूँगा कि आपके कहने पे कहा, तो आप भी इनकार करोगे। वो जो कहेंगे उन्हीं पे हाँ पे, उन्हीं की बातों पे हाँ पे हाँ कहोगे आप भी, ठीक है। वो ऐसा कहता है, उन्हीं की सी कहोगे से यही तात्पर्य की है कि आप भी उन्हीं जैसा बात कहोगे। वो जो कहेगी उसी पे आप हुंकार भरोगे। तो ये पूरा पाठ 5 खंड में विभाजित है, ठीक है। तो